नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एफल इंडिया के रिजल्ट्स आ चुके हैं क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल ईयर 24 के। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएँगे। मेरा मानना ये था कि एड स्पेंड कम हो जाएँगे क्योंकि मार्केट कंडीशंस बहुत टफ है, लेकिन मेरा अंदाज़ा हुआ गलत। एड स्पेंड्स बढ़ गए हैं। हाँ, मार्जिन बहुत ही माइन्यूट सा कॉन्ट्रैक्शन अभी हम चल के देखेंगे, बट एड स्पेंड ज़्यादा हुए हैं, ज़्यादा लोगों ने एड्स के लिए बाय किया है और आपको एफल इंडिया नहीं पता तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि इट इज़ अ कंज्यूमर इंटेलिजेंस ड्रिवन ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी। बट बेसिकली ये एड्स दिखाती है आपके मोबाइल पे जो एड कैंपेन आते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात है आप स्टॉक ट्रेडिंग या अ, स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक रहे होंगे। हाल-फिलहाल में मैंने भी प्रेज़ेंटेशन में देखा बहुत सारे एंजल वन के एड्स आए थे। आज पता चला कि वो एफल इंडिया का कैंपेन था, उनकी इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन से। तो शुरू करते हैं इसका रिज़ल्ट, देखते हैं इसके इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन में इनके डायरेक्टर साहब ने क्या बताया है। हम सबसे देख लेते हैं पहले परफ़ॉर्मेंस हाइलाइट्स। यहाँ लास्ट ईयर से कंपेयर किया गया है Q2 FY23 वर्सेस Q2 FY24। तो आप ग्रोथ देखोगे यहाँ पे अच्छी खासी है। लास्ट ईयर अ, 3,546 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, इस बार 4,313 करोड़ का है। एबिटा में भी 20% का इंक्रीज़ होके 872 है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इंक्रीज़ होके 587 से 668 हो गया है। अब यही कहानी आपको फर्स्ट हाफ इस ईयर और फर्स्ट हाफ लास्ट ईयर, यानी जो डार्क ब्लू में है वो है फाइनेंशियल ईयर 24 और जो लाइट ब्लू में है, जो ग्रेइश है बेसिकली, वो आपको मिल रहा है एफवाई 23 का फर्स्ट हाफ। तो आप देखोगे कि 19.3% का ग्रोथ है। लास्ट ईयर से 17.3% का ग्रोथ है। एबिटा में फर्स्ट हाफ कंपेयर करेंगे हम लास्ट ईयर से, सेम कहानी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल रही है, जहाँ 16.7% का ग्रोथ है। 1,139 से 1,330, अच्छा ग्रोथ है। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि शायद रेवेन्यू गिरेंगे, बट हुआ नहीं। आगे चल के हम इनकी कंसोलिडेटेड समरी में भी देखेंगे ना। तो आप लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करो या पहले क्वार्टर से भी कंपेयर करो। फर्स्ट क्वार्टर में इनका रेवेन्यू था 4,066 करोड़, वहाँ से जंप करके ये चले गए हैं 313 करोड़, यानी 4,313। अगर आप लास्ट टाइम से हमने ऊपर देख ही लिया कि काफ़ी ईयर ऑन ईयर 21.6% का जंप है। अब हम देख लेते हैं इबिड्डा। फर्स्ट क्वार्टर बेसिस पे 781 से जंप होके 872 आ गया है। मार्जिन ये मैं देखना चाह रहा था, इबिड्डा मार्जिन्स अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 23 में, यानी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 20.3% के इबिड्डा मार्जिन्स थे, अब वो 20.2 आ गए हैं। तो बहुत ही माइन्यूट कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसा कुछ भी सरप्राइज़िंग नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन इनसे ज़्यादा था कि ज़्यादा होंगे, बट नहीं है। लेकिन सिमिलरली अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे, तो 19.2 से बढ़ के 20.2 पे आ गए हैं, जो कि अ, इंक्रीज़ है 1% का। अच्छी बात है, सेम कहानी आपको यहाँ मिल रही है। लास्ट ईयर में 20.0% का था फर्स्ट हाफ में, इस बार 19.7 है, तो थोड़ा-सा माइन्यूट कॉन्ट्रैक्शन है, बट एज़ सच ड्रास्टिक नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देख ही चुके हैं। हम देख लेते हैं सीधा चल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लास्ट ईयर हमने देख ही लिया 587 से बढ़ के 668, और लेकिन अब Q1 से कंपेयर करो तो 662 था और इस बार है 668। तो बहुत ही ऑलमोस्ट समझिए कि आप 6 करोड़ का गेन है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर है कि इन्होंने अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो उन्होंने डिक्लाइन नहीं हुए। हाँ, रिलेटिवली स्टेबल ही हैं, बट जिस तरह का मार्केट है, जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, वहाँ पर ठीक ही है। अगर हम मार्जिन्स देखें तो प्रॉफिट मार्जिन्स तो 16.0 से गिर के 15.1 हुए हैं और 15.9 से गिर के 15.1 हुए हैं। ठीक है, प्रॉफिट पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन ओवरऑल नंबर जो है वो ज़्यादा है। अब अगर इनका हाफ ईयरली बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया हाफ ईयरली परफॉर्मेंस ट्रेंड कंसोलिडेटेड। अगर आप देखोगे, जो डार्क ब्लू में है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो लाइट ब्लू में है वो एबिटा और नॉर्मलाइज़्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है ऑरेंज में। तो मेरी नज़र तो जाती सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो क्लियरली इंक्रीज़ दिख रहा है आपको फाइनेंशियल ईयर 20 से 288, 457, 706, 1139 और 1330 क्लियरली इंक्रीज़ है। 51% का रेवेन्यू में का कैगर है, एबिटा का कैगर 42.6 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कैगर 46.6 है। तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। एफल इंडिया इसीलिए हाइली ट्रेड भी होता है, इसकी पीई बहुत हाई भी है। अभी हम आगे चल के वो भी देखेंगे। और भी इन्होंने ट्रेंड्स हैं। मेरे को जो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लगा कि जो इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इंडिया वर्सेस इंटरनेशनल, जो लाइट ब्लू नीचे की तरफ है वो इंडिया है, 32.1 था Q2 में लास्ट टाइम।
ईयर और फिर देखेंगे कि 34.5 बढ़ा, फिर 34.7 बढ़ा, 30.7 बढ़ा और इस क्वार्टर में ये घट के हो गया 28.9 और इन्होंने इंटरनेशनल रेवेन्यू था वो ज़्यादा जनरेट करने लगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर इंटरनेशनल रेवेन्यू आ रहा है डॉलर्स में तो और भी बेस्ट है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इनकी 20 पन्नों की स्लाइड है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, टाइम मिले तो आप देखिएगा। इन्होंने बहुत सारे कैंपेन भी चलाए थे, एंजल वन के लिए इन्होंने चलाया था जहाँ इन्होंने ग्रोथ दिखाई है और एज़ अ केस स्टडी इन्होंने प्रोड्यूस किया है। अगर आपको इस तरह के एंजल वन के ऐड आपको देखने को मिल रहे थे, तो ये मेरे को भी देखने को मिल रहे थे, तो ये आप समझ जाइए ये एफएल इंडिया का काम था। इसके अलावा इन्होंने मैक्स फैशन के लिए भी कैंपेन किया था, जो कि उन्होंने शेयर किया है और नेस्ले की नए ऐप के लिए भी किया था। ये मेरे को देखने को नहीं मिली, अगर आपको देखने को मिली है तो प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट्स में। चलते हैं स्क्रीनर पर, देखते हैं स्क्रीनर क्या बता रहा है हमको। एफएल पहुँचते हैं, स्टॉक पीई 55.3 का है और इंडस्ट्री भी 37 का है। लेकिन ट्रेडिशनली एफएल इंडिया हायर पीई पे ट्रेंड करता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, एसेट लाइट है और इसमें ग्रोथ बहुत है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। तो इसीलिए हमेशा स्टॉक स्प्लिट से पहले ही एक अलग ही चला था, स्टॉक स्प्लिट के बाद फॉर सम रीज़न उतना नहीं चला है, वरना जब स्प्लिट नहीं हुआ था, बेसिकली 1:4 हुआ था, आई थिंक 4000 के कुछ टर्म्स में ये ट्रेड होता था और बहुत ही ज़बरदस्त गेन था इसमें। एफएल इंडिया मेरे पोर्टफोलियो में है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ जो भी चीज़ डिस्कस हो रही है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये क्विक एनालिसिस है, रिजल्ट्स का रिव्यू है और टेक्निकल चार्ट्स पे देख रहे हैं। कुछ भी खरीदने, बेचने से पहले आप कंसल्ट करिए एडवाइज़र से, नहीं तो अपनी इस एनालिसिस के बेसिस पे आप अपनी एनालिसिस करके सोचिए, वो और भी बेटर है। तो मार्केट कैप अभी भी स्मॉल है, 14,165 करोड़ का है। स्टॉक पीएम देख ही लिया, अब हम चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे, जो कि हमने अभी भी देखा कि चारों तरफ गेन ही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो। बढ़िया रिजल्ट है। अगर हम ईयरली में भी देख जाते हैं, तो ईयरली में भी इनका स्टेडी ग्रोथ दिखा रहे हैं, कभी भी ग्रोथ इतनी कम नहीं हुई है। अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन, हाँ, प्रॉफिट मार्जिन जो आप देख रहे हो ना, ये 27-28 ये कम हो रहे हैं। एक बार ये वापस मार्केट में थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ेशन आ गया, तो ये वापस कमांड करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और अब 20% पे इतना गेन कर रहे हैं, जब 28-27 करेंगे तब अब एक अलग ही लेवल का गेन होगा। चलते हैं इसके इन्वेस्टर्स में क्या देखते हैं हम कि प्रमोटर्स ने शुरुआत में थोड़ा-सा पोज़ीशन निकाली थी, लेकिन बाद में स्टेबल है 59.89, कुछ भी नहीं बचा है। एफआईएस ने इसमें अपनी पोज़ीशन जो हल्की-सी ट्रिम की है, 9.97 से 9.66 और डीआईएस ने थोड़ी-सी पोज़ीशन इसमें अपनी बढ़ाई है 13.57 से 14.28, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन हल्का-सा मूवमेंट है और पब्लिक ने भी थोड़ी-सी ट्रिम की। ये एफएल इंडिया का स्टॉक जो है, ये एफआईएस और डीआईएस का चहेता भी है। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे ना, तो इसमें बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ परचेज़ कर रखा है। पहले और भी लंबा हुआ करता था, अब थोड़ा कम है। सेम कहानी डीआईएस का था, डीआईएस में भी बहुत सारे फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो क्यों सबको हाई ग्रोथ पसंद है और इसने प्रीवियस हिस्ट्री में ये शो भी किया है। आइए चलते हैं एफएल इंडिया के चार्ट पे, खोलेंगे ज़ेरोधा और देखते हैं क्या बता रहा है चार्ट। तो एफएल इंडिया का चार्ट हमने खोल लिया है। अगर आप इसको थोड़ा-सा एक्सपेंड करें और शॉर्ट टर्म में देखें और हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जहाँ इसने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, फिर इसको ब्रेक किया रेजिस्टेंस और अब ऊपर से आके यहाँ सर्वाइवल चल रहा है। अगर इसको ब्रेक करके फिर आगे इसका सपोर्ट लेके मूव करे, तो हम मानते हैं कि जब रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट, तो वो अच्छा सपोर्ट होता है। तो ये एक तो कहानी हो गई शॉर्ट टर्म में इसकी। लेकिन अगर आप देखोगे कि अभी भी ये अब नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 डेमा से ऊपर क्लोज़ नहीं कर पाया और 100 डेमा और 200 डेमा के भी हल्का-सा नीचे आ गया। तो एक बाउंस बैक इसमें एक्सपेक्टेड है। अगर आप थोड़ा-सा और इसको ज़ूम करो और ऐसा देखो, तो यहाँ पे इसने काइंड ऑफ एक मॉर्निंग स्टार बनाया था। एक एक रेड कैंडल, एक हैमर टाइप डोजी कैंडल और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद मोमेंट। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ से ऊपर मूव करेगा और रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने एक्सपेक्टेशन शीट नहीं देखी है, बट मेरे हिसाब से इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। हम फिबोनाची लगाते हैं पिवट बेस पे और देखते हैं कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो पिवट पॉइंट इसका अभी यही है 1055 के आसपास और उसने उसका सपोर्ट अभी हो सकता है कि ले ले। मंडे को देखेंगे कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि भले ही किसकी आपकी मेरी जो भी एक्सपेक्टेशन हो, मार्केट का रिएक्शन और मार्केट का एक्शन ही सुप्रीम है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से इसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा पिवट पॉइंट से और रेजिस्टेंस पहला कहाँ आता है, 1109 पे आता है। तो 1100 भी आप मान लीजिए, वहाँ भी एक टफ पॉइंट मिलेगा इसको और उसके बाद
आएगा पॉइंट 1140 और उसके ऊपर 1200 के टारगेट हमको रेजिस्टेंस 3 में दिख रहे हैं। नीचे नीचे भी आता है तो 1000 पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे, तो यहाँ पर अगर मिले तो वेल गुड। अगर ये फ़ॉल करता है तो। मूविंग एवरेज हमने देख ही लिए, पिवट फिबोनाची देख ही ली। अब इसी चार्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं वीकली पर पिवट फिबोनाची रहने देते हैं। तो यहाँ पर ये पिवट पॉइंट्स अभी भी नीचे है जो जो अब आप टारगेट देख रहे हो 11.55 का, ये ये पहले भी यहाँ इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस खेला था, उसी बेसिस पर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये पहले भी काफ़ी तकलीफ दे चुका है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 1150 का भी लेवल आप ध्यान में रखना, सपोर्ट इसका यहाँ पर है 909 पे, आई डोंट थिंक यहाँ आएगा, आता है तो वेल गुड, एक न्यू फ्रेश री-इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा हमको या जो आप लेना चाहते हो उनको। अगर यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, तो हमको यहाँ भी दिख रही है, इसको अब ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम यहाँ लगा लेते हैं मूविंग एवरेज, देखते हैं मूविंग एवरेज हमको क्या बता रहा है। तो मूविंग एवरेज बता रहा है कि अभी भी 200 डेमा नीचे है, जो कि यहाँ 900 का सपोर्ट था, उसके आसपास है। वीकली बेसिस पर अभी भी 100 वीकली एक्सपोनेंशियल का ऊपर है और जस्ट टच कर रहा है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो देखना होगा कि किस तरह से रिएक्ट करता है वीकली बेसिस पर और फिर हम आगे का इसमें गोल अपना तय करेंगे। क्लीन कर लेते हैं एक बार इसको। अब एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाएँ इस तरह से कुछ सारे टच पॉइंट्स को टच करते हुए, तो इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन बनेगी जहाँ एक एक फॉल हमको दिख रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस वीकली बेसिस पे, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस। अब इसको ब्रेक करना है। अगर इसको ब्रेक करना है तो इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा और उसके लिए 1150 के ऊपर इसको आना पड़ेगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने वाला कि ये है ना कि अगर आप मतलब ये आपके देखने के ऊपर है। अगर आप देखो तो इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बेसिस पर एक ये लेफ्ट शोल्डर बन जाएगा, ये बन जाएगा एक राइट शोल्डर और यहाँ इस तरह से कुछ छोटा-मोटा टूटा-फूटा सा राइट शोल्डर बनेगा। अगर ये हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, तो हमको पता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट होता है वो कहाँ होता है? वो टारगेट होगा यहाँ से लेके आप इसको इस पॉइंट को लोगे, इसके डीपेस्ट पॉइंट को, इसको हम करेंगे क्लोन और इसको हम कर देंगे पेस्ट इसके टॉप पे। तो आप देखोगे कि रफली अप्रॉक्स 1450 के आसपास टारगेट बन रहा है इसका। अब अगर इसी पॉइंट पे अगर आप पिवट फिबोनाची लगा दो वीकली बेसिस पर, तो अगर आप देखोगे कि जो हमारा R1 का टारगेट है वो ऑलमोस्ट यहीं बन रहा है। तो वीकली बेसिस पर अगर ये ब्रेकआउट करता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, तो इसका टारगेट 1450 से 1400 के आसपास हो सकता है, जो कि हमारा R1 पे भी है। 1400 तो आप मान ही लो, जो इसका प्रीवियस हाई के आसपास ही है। तो एक अच्छा टारगेट हो सकता है, अच्छा चार्ट दिख रहा है, वीकली भी दिख रहा है, डेली भी दिख रहा है और रिज़ल्ट पॉसिबल है। और एफएल इंडिया याद रखिए, जब ये मूव करता है तो बहुत शार्प मूव करता है। आप यहाँ से देख पाओगे कि कितना इसने मूव किया है। जब इसमें मूवमेंट आती है तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। याद रखिएगा ये वीकली बेसिस पर है। जब इसमें मूवमेंट आएगी तो फिर आप सोचते रह जाओगे, इसमें मूवमेंट नहीं आएगी। तो अच्छे से एनालिसिस करनी है, अच्छे से डिसीज़न लेना है, उसके बाद सोचना है कि ब्रेकआउट आया तो क्या करेंगे, ब्रेकआउट नहीं आया तो क्या करेंगे। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया डेली और वीकली भी। तो ये था एफएल इंडिया का वीडियो। इसमें Q2 रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखी, डेली बेसिस पे चार्ट देखा, वीकली बेसिस पे देखा। कैसी लगी आपको एनालिसिस ज़रूर शेयर करना। वीक और आपको चार्ट पे एनालिसिस कैसी लगी वो भी शेयर करना। हम एक नए चैनल है, हमें हेल्प करिए ग्रो करने में। हो सके तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।